Hello everyone, myself Shubham and welcome to the UPSC channel RTS classes and जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में बोला था आई गेव एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी द इंडियन पॉलिटी क्लास वन जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पीएम बख्शी है उसका हमने कंटेंट्स देखे थे और हमने उसके अंदर पार्ट 5 जो है दैट इज़ यूनियन पार्ट उसको हमने एक बार उसके आर्टिकल नंबर्स देखे थे। आज हम जो है इसके अंदर अब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव प्रोवाइडेड द नोट्स। ओके, सो आप डायरेक्टली उसको देख करके पढ़ सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू शुड ऑल्सो कॉपी इट डाउन, और अगर आप जो सुन रहे हैं जैसे मैं बोलूँगा उन नोट्स को आप उसको देख करके लिख भी सकते हैं। सो यू कैन मेक योर ओन नोट्स। ओके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगेन आई विल ट्राई टू बी बाईलिंगुअल एज वेल एज मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, रेदर देन जस्ट बगिंग इट अप और मेकिंग नोट्स, आप उनको लिख सकते हैं। सो नाउ मैं डायरेक्टली जंप करूँगा एंड विल स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए इंडियन पॉलिटी के बारे में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट क्लास ऑल्सो दैट मैं एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट से जो आपको पढ़ाऊँगा। सो इट वोंट बी लाइक दैट आई एम मेकिंग यू नो स्टडी टॉपिक वाइज कि हम प्रेसिडेंट पहले कर ले या प्राइम मिनिस्टर कर ले, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर ले, देन स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग ऑफिस जो है उनको पढ़े। It will be more of a like you should have an idea of Indian polity, you should have knowledge about Indian polity. तो फर्स्टली कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता होनी चाहिए, लाइक अबाउट लोकल गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड और नॉट। ओके, क्या वो थर्ड टीयर है गवर्नमेंट का, बिकॉज सबसे ऊपर आती है यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। तो क्या अभी तक लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया एज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। देन आती है पावर ऑफ सोर्स, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट्स जो होती है उनकी पावर क्या है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ सोर्स, बिकॉज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का तो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फॉर लोकल गवर्नमेंट इट इज़ स्टिल द लॉज इनेक्टेड। ओके, जो लॉज पास होते हैं। सेम थिंग गोज विथ द अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट एन आइडिया अबाउट के ये चीज़ें आपको एक आइडिया देंगी। ओके, कि व्हाट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड हाउ एवरीथिंग इज़ बिन डन, या क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, इज लोकल गवर्नमेंट अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, और इट कुड बी आस्क्ड नो लाइक अबाउट मनरेगा, ऑब्जेक्टिव मनरेगा क्या है। ओके, so it is basically to provide adequate means of livelihood to rural households. So that is how the questions can be asked, okay, in a very different form. So सबसे पहले I'll discuss Indian polity and parliamentary system. Mind you, these headings are only to make you understand this page. Okay, otherwise either you can note it down or you can make your notes in your own way. Just on this page क्या मैंने चीज़ें मेंशन करी है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो हमें पता होना चाहिए दैट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर। सबसे पहले दैट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ डेमोक्रेटिक है। देन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट इज़ ऑल्सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अगर मैं कहूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सो फर्स्टली इट इज़ फॉर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल गो थ्रू आर्टिकल 75, ओके, जिसमें ये मैंशनड है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ द लोक सभा। So Lok Sabha is the lower house of the parliament and under the upper house is the Rajya Sabha. So this we should be knowing. Then uh, also there is a demarcation or segregation between the head of state and head of government. So we should be knowing who is the head of state and we should be knowing who is the head of government. Generally head of government जब हम मेंशन करते हैं इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, वाइल जब हम मेंशन करते हैं हेड ऑफ स्टेट इट इज़ द प्रेसिडेंट।
Also, there is a demarcation between the political head and the administrative head. ओके, सो ये भी हमें आइडिया होना चाहिए, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ कैबिनेट सेक्रेटरी. ओके, सो दैट्स हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटी. आई होप जो इस पेज में चीज़ें लिखी हुई है, यू गेट दैम, नो यू मेक योर ओन नोट्स और आप उन चीज़ों को समझो. दैट्स हाउ आवर क्लासेस विल बी गोइंग ऑन. Okay, so I'll provide you with good point wise notes. Okay, sometime point wise, sometimes in another format, but you will have a better idea. So that's what I discuss in this page. Now we will be discussing about a bit of 75 clause 3 article कि उसमें क्या mention है. Okay, so as you can see, article 75 आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक है उसमें निकाल सकते हैं. आर्टिकल 75 जब आप निकालेंगे, सो इन आर्टिकल 75 हम इसको पूरा ही पढ़ेंगे रेदर देन स्टडिंग ओनली क्लॉज 3, सो दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ अबाउट आर्टिकल 75 बिकॉज फ्यू ऑफ द आर्टिकल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ देम. आर्टिकल 75 में पहला जो प्रोविजन है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. So इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है वो होता है प्रेसिडेंट, और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं दैट इज़ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके, देन उसके नीचे वाला प्रोविजन देखिए आप, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होंगे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. तो जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total number of members in the house of people. Okay, जो नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू दिस क्लॉज, ओके, एंड सी इफ यू फाइंड इट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस क्लॉज और नॉट, बिकॉज एक हैबिट आप में भी होनी चाहिए दैट यू शुड गो थ्रू अ पर्टिकुलर क्लॉज. सो आई विल जस्ट मेंशन यू दोज इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज in a particular article which are important, and other I'll ask you to just read it, get a familiarity with the language कि उसकी language कैसी है. Okay, then we will come on to the second clause of this provision. Okay, okay, so second clause जो है that is the minister shall the minister shall hold office during the pleasure of the president. यानी कि जो ministers है उनकी जो ऑफिस है वो तब तक ही होल्ड करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा. यानी कि टिल द टाइम प्रेसिडेंट वांट्स कि हाँ ये मिनिस्टर रहना चाहिए अपनी पोजीशन पर, तब तक ही वो रहेगा. येस, इट इज़ वी कैन से कि वो प्लेजर जो होता है प्रेसिडेंट का दैट इज़ नॉट ऑन डिस्क्रिशन, यानी उसकी मर्जी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जैसा कहता है वैसा प्रेसिडेंट करता है, बट वो हम आगे पढ़ेंगे. देन द थर्ड क्लॉज जो हमने अभी पढ़ा था, that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. तो जो council of ministers जो है they are collectively responsible to the lower house of the people or to the house of the people, and it is mentioned under 75 clause 3. So that is what makes the parliamentary form of government. Okay, that जब council of ministers जो है वो responsible होते हैं किसी house के जो members होते हैं उनकी तरफ, that makes a parliamentary form of government, and that is why Indian government system और जो इंडियन सिस्टम है इंडियन पॉलिटी है उसका बेसिक फीचर है इट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन द फोर्थ क्लॉज इज मिनिस्टर्स की जो ओथ होती है इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर्स को ओथ दिलाता है बिफोर वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं. And then the fifth clause is a minister who for any period of 6 consecutive months, कोई भी मिनिस्टर जो 6 consecutive months के लिए मेंबर नहीं होता है ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज आइदर ऑफ लोकसभा और आइदर ऑफ राज्यसभा, देन he shall be, okay, at the expiration of that period cease to be a minister. तो अगर कोई भी मिनिस्टर 6 consecutive months के लिए मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का पार्लियामेंट के, सो वो उस 6 महीनों के बाद
मिनिस्टर की पोजीशन पर ही नहीं रहेगा. What does that mean? That a minister has 6 months of time to become a member of parliament. Okay. Then the sixth clause of this article says about the salaries and allowances of ministers, कि उनको कितनी salaries मिलेगी and allowances क्या रहेंगे, और वो जो है parliament time to time decide कर लेता है by law. So that is what article 75 says about it. ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली वी शुड बी नोइंग दैट इंडियन पॉलिटी जो है, दैट इज़ इट कॉरस्पॉन्ड्स टू फेडरल सिस्टम. सो इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम, इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर. वेल, पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. वन इज़ यूनिटरी एंड द अदर वन इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर. Okay, if I'll talk about federal structure or federation, it is like I would say तीन तरीके कह सकते हैं. That is federation, confederation and then the union. Federation का एग्जांपल है यूएसएल. ओके, जैसे कि बैलेंस पावर होती है दोनों सेंट्रल स्टेट्स के पास. कॉन्फेडरेशन इज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि स्टेट्स होल्ड मोर पावर एंड सेंट्रल की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है. यूनियन है जैसे कि कनाडा, जिसमें कनाडा की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू द स्टेट्स वन. फेडरेशन के अंडर में जो है द डिवीजन ऑफ पावर्स जो होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर मोर क्वाइटली बैलेंस, जैसे कि अगर हम इंडिया के केस में देख सकते हैं. वहीं कॉन्फेडरेशन में जो है स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है. ओके, एंड सेंटर के पास लिमिटेड होती है. इंडिया में जो है इट इज़ यूनियन टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम. ओके, तो जो इंडिया की जब हम बात करते हैं, इट इज़, अगर आई वुड से इन अ सिंपल लैंग्वेज, दैट इज़ यूनियन टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम. मीनिंग इट इज़ अ फेडरल सिस्टम बट कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनियन के पास ज़्यादा पावर होती है. इन वॉट मैनर, दैट वी विल डिस्कस इन further classes. Then, as I told you in my, I guess, the first class, that there is a division of power and separation of power. तो जब हम division of power की बात करते हैं तो ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर. जबकि हम अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो जो पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होता है, दैट आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, ओके, दैट वी कॉल ए सेपरेशन ऑफ पावर. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको एक ब्रीफली समझा सकता हूँ, दैट इज़ अबाउट द पार्लियामेंट. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था दैट मोस्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट फॉर नाउ, बट वो कहीं ना कहीं बीच में मिक्स होती रहेगी, बट आवर मेन टारगेट वुड बी द यूनियन गवर्नमेंट. सो द कॉम्पोजिशन है जो पार्लियामेंट का, इट इज़ बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा. नाउ आर्टिकल 79 जो है, ओके, हम इस स्लाइड के बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड में वही देखेंगे अबाउट आर्टिकल 79, 80, ओके, 81 एंड 82. सो जो आर्टिकल 79 है वो क्या कहता है, दैट पार्लियामेंट जो है इंडिया में, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. एंड इट ऑल्सो टेल्स, देन द नेक्स्ट वन इज द लोकसभा. तो आर्टिकल आई वुड से 81 जो है, दैट टेल्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी. सो इट बेसिकली टेल्स अबाउट इट शुड बी 552 मेंबर्स. You should be knowing about 104th Constitutional Amendment Acts. Okay, that is about the nomination of Anglo-Indians. So I would say 530 from the states and 20 from the union territories. तो लोकसभा का जो आर्टिकल 81 है, it talks about the composition of the House of the People. Also, you should be knowing about, just get a knowledge about current Lok Sabha strength. So these are the two things you should know. 104th Constitutional Amendment about nomination of Anglo-Indians and the current Lok Sabha strength. Article 80 talks about the composition of Council of States, that is 250 members maximum, जिसमें 238 होते हैं elected members. Okay, and the 12 members are the nominated one from the president. And current Rajya Sabha की क्या strength है, this you should all be knowing. Also,
वी शुड बी नोइंग दैट यूनियन टेरिटरी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू 3 स्टेट्स, दैट इज़ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। सो जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ है, पार्डन, उन जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ है उन्हीं की जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ दिल्ली, Puducherry and Jammu and Kashmir. Now Jammu and Kashmir becoming a state and becoming a territory now, this is what you should be knowing or you should search for it, that before Jammu and Kashmir became a union territory and after means from the state कितनी सीट्स है इन द राज्यसभा, दैट यू शुड गो थ्रू नो एंड यू शुड नो अबाउट इट। बट फॉर नाउ करंट लोकसभा स्ट्रेंथ कितनी है, करंट राज्यसभा स्ट्रेंथ कितनी है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, वी शुड बी नोइंग। बट दीज आर द पॉइंट्स इन दिस स्लाइड वी शुड बी नोइंग। सो नाउ जैसा मैंने कहा था आर्टिकल 79 को अब एक बार हम इससे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज चैप्टर 2 पार्ट 5, ओके, पार्ट 5 का है चैप्टर 2 पार्लियामेंट। उसके अंदर आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। सो इसका जो इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ जाता है। व्हाट इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as the Council of States and House of the People. So according to Article 79 क्या कहता है कि पार्लियामेंट होगा एक यूनियन के पार्लियामेंट होगा यूनियन के लिए जिसमें कि प्रेसिडेंट होगा एंड 2 हाउसेस होंगे। सो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ओके। और 2 हाउसेस जो कि है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, एंड देन हाउस ऑफ द पीपल जिसे हम कहते हैं लोकसभा। नाउ अब आप निकाल सकते हैं आर्टिकल 80, ओके। मे बी मेरे बुक में पेज नंबर और मे बी दैट थिंग इज डिफरेंट बिकॉज इट इज़ एन ओल्ड एडिशन विच वॉट आई एम शेयरिंग। You can take out article 80. We will be talking about composition of council of states and the composition of the house of the people. So now see composition of the council of states में अगर हम बात करें, so according to the constitution of India जो 12 members होंगे, firstly there are 250 members जिसमें कि 12 members जो होते हैं they are nominated by the president as per the provision of clause 3. Clause 3 क्या कहता है, members to be nominated by the president shall be or have shall consist of persons having special knowledge or practical experience, उनके पास knowledge या practical experience होना चाहिए with respect to matters, कौन कौन से matters, namely literature, science, art and social service. Okay, so जो 12 members nominate करता है president in the council of states that is Rajya Sabha, those members should have knowledge or experience in literature, science, art and social service. Okay, ये लिखा है clause 3 of article 80. Then the B point is not more than 238 representatives, यानी 238 members से ज़्यादा states and of the union territories. So in total there are 250 members, 238 जो होते हैं वो states and UTs से आते हैं, 12 members जो है president nominate करता है from the fields of literature, science, art and social service. Then the second clause, the allocation of seats in the council of states to be filled by states and UTs shall be accordance with the provisions as mentioned or contained in the 4th schedule. यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स पे सीट्स भरी जाती है, ओके, फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज़, ठीक है, 2 तरीके से भरी जाती है। एक तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सेकेंडली जो है 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स एंड यूटीज़ के। जो स्टेट्स एंड यूटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको जो उनकी जो सीट्स फिल की जाती है दैट इज़ बीन मैंशनड, ओके, वो 4th स्केड्यूल में मैंशन है कि हाउ दे आर द सीट्स आर गोइंग टू बी फिल्ड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 4th schedule, okay, for council of states. Then come to the 4th I would say the clause because 3rd हमने कर लिया. So the 4th clause जो कहता है that is the representative of each state, okay, in the council of state shall be elected by the elected members of the legislative assembly of the state by the system of proportional representation by means of single transferable vote. यानी कि स्टेट्स एंड यूटीज़ कह रहे हैं तो जो स्टेट्स के मेंबर्स हैं
ओके, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको कौन इलेक्ट करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो स्टेट में क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिनके मेंबर्स को हम एमएलएस कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें जो इलेक्टेड होते हैं वो जो है इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स अपने स्टेट से इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एट द यूनियन लेवल, and the representatives of union territories in the council of states shall be chosen in such a manner as parliament may by law prescribe। तो जो यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स होते हैं इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो उस मैनर में चूज किए जाते हैं जैसा कि पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब करता है। ओके, देन कम्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज आर्टिकल 81। तो लोकसभा इज बेसिकली जिसके लिए हम इलेक्शन करते हैं, ओके, वोटिंग करते हैं। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं दोज आर चूजन बाय अस, ओके, थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 81, not more than 530 members are chosen by direct elections from the states, and not more than 20 members are to be represented by the union territories as by in a manner as parliament may by law provide। तो जो 530 members जो होते हैं दे आर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, ओके, जो हम डायरेक्टली वोट करते हैं उससे 530 मेंबर चूज की जाती है। एंड 20 मेंबर्स जो होते हैं जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं वो एज जो पार्लियामेंट में बाय लॉ मैनर प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग जो है हाउस ऑफ पीपल में जो है लोकसभा में वो मेंबर्स आते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो टोटल इट इज़ 550। जो दो मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन के वो रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, नाउ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल नाउ एज पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट those 550 members are chosen in such way। Okay, so now in the next page we can see clause 2 of article 81। अब इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ समझने वाली है, ओके, कि ईच स्टेट को जो है जो सीट्स दी जाएगी इन द हाउस ऑफ पीपल वो कैसे अलॉट उनको अलॉट की जाती है। पहली चीज़ तो सीट्स, और उसके लिए जब वोटिंग होती है तो हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू एनी स्टेट, ओके, जो है पॉपुलेशन जो है ऑफ दैट स्टेट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। तो जो ए क्लॉज है, ओके, जो हम देख सकते हैं सेकंड क्लॉज में, देखिए जो ए पॉइंट है दैट इज देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एज पर अकॉर्डिंग टू द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन। लेकिन उसके नीचे बी पॉइंट के नीचे देखिए दैट प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ए, ओके, shall not be applicable for the purpose of allotment of seats so long as the population does not exceed 6 million। तो जब तक उनकी पॉपुलेशन जो है 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं होती ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और ईच स्टेट को डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। नाउ थर्ड क्लॉज क्या कहता है? बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए, जो उसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2, यानी कि ईच स्टेट को जो हम सीट अलॉट कर रहे हैं इन द हाउस ऑफ पीपल वो होती है एज पर द 1971 सेंसस। ओके, सो 1971 का जो सेंसस लिया जाता है दैट इज़ फॉर सीट्स ऑफ स्टेट्स इन द लोकसभा, वाइल 2001 का जो सेंसस है वो लिया जाता है फॉर जो स्टेट्स के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है उसको बनाने के लिए 2001 का जो पॉपुलेशन सेंसस है उसको कंसिडर किया जाता है। ओके, ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट रोल एंड पार्लियामेंट्री बिल्स। तो लास्ट में मैंने आपको बताया दैट अबाउट 1971 सेंसस एंड 2001 सेंसस। तो इसको एक बार आप अपने आप रिसर्च करिएगा दैट व्हाई दिस थिंग इज देयर, बिकॉज देयर आई कैन गिव यू हिंट अबाउट बिकॉज ऑफ द सर्दर्न स्टेट्स इशू ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, दैट दे कंट्रोल्ड देयर बर्थ रेट एंड सो दे हैव अ लेसर पॉपुलेशन। तो जब सीट्स की बात होती है अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, so there is an issue of population because northern states have more population। So just in that case just research about it a bit, not too in depth or in detail, just उसको याद रखिएगा। Coming on to this slide now, president का role and parliamentary bills है। Again I am saying these headings are only to make you understand
that no, what I am going to discuss in this slide. You can make your own notes. Okay, the heading is not compulsory. So now, पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए एज पर आर्टिकल 59 दैट प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 79 में दैट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा. जो आर्टिकल 59 है, पहली चीज़ तो आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें निकाल सकते हैं दैट आर्टिकल 59 क्या कहता है. So Article 59 talks about that the President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of Legislature of any state. Okay, so that is important thing, that President is a part of the Parliament, but the President shall not be a member of either House of Parliament or House of the Legislature of any state. Okay, then the next thing is, a member of parliament can contest election to the office of Indian president, but once elected, it is presumed that membership of parliament has been vacated. So that is also been written in article 59 only कि एक बार मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, ओके, वो इलेक्ट तो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, बट इलेक्ट होने के बाद इसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी पार्लियामेंट में. द नेक्स्ट इज जो लेजिस्लेटिव असेंट होता है ऑफ द प्रेसिडेंट, अ बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स फॉर्मल अप्रूवल दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 111. हम कुछ आर्टिकल्स को करेंगे अच्छे से, विच इंक्लूड्स दिस ऑल्सो. आर्टिकल 110 इज फॉर द मनी बिल, okay, and article 111 is to assent to the bills. Okay, so article 111 क्या कहता है, you can rotate your pages of constitution of India and go to article 111. जब भी हम articles की बात करेंगे, it is better you rotate your pages, go through that article. That article 111 says that any bill which has been passed by houses of parliament, it shall be presented to the president and he can return the bill if it is not a money bill, and if the bill is passed again, president shall not withhold assent. तो पहली चीज़, जब भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिल पास करते हैं, अगर एक ऑर्डिनरी बिल होता है, प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट. इशू होता है, दोनों हाउसेस एक्सेप्ट नहीं करते, देयर इज अ जॉइंट सिटिंग कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वी विल डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल. ओके, फर्स्टली इतना पता होना चाहिए. नाउ प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. ओके, सो इससे पहले हमने क्या पढ़ा अ बिल पास बाय पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट और लॉ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट और अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इतना हमें पता होने चाहिए एज पर आर्टिकल 111. नाउ केसेस फॉर द बिल, हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर कहाँ और कैसे यूज़ कर सकता है. पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बिल, कि क्या 3 तरह के बिल होते हैं, दैट इज़ ऑर्डिनरी बिल, money bill and constitutional amendment bill. Okay, so ordinary bill is for general legislative purposes. Money bill is for financial matters covered under article 110. Okay, and C is the constitutional amendment bill. Okay, so constitutional amendment bill के लिए जो है article 368 है. Now प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स होती है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो जो होता है दैट इज बीन यूज्ड इन द केस ऑफ आइदर ऑर्डिनरी बिल और द मनी बिल, ओके, इन विच ही कैन विथहोल्ड द असेंट. देन द पॉकेट वीटो इज जिसमें कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती है. ओके, प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द जो बिल पास हुआ है उसको अपने पास रख सकता है, देयर इज नो टाइम लिमिट टू पास. ये जो पॉकेट वीटो है दैट अप्लाइज टू ऑल द बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. जो एब्सोल्यूट वीटो है दैट इज़ टू विथहोल्ड द असेंट. ओके, कि उसने अपना असेंट ही नहीं दिया, दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. It is not applicable on the constitutional amendment bill, the absolute veto. Okay, while the suspensive veto, it is applicable only on the ordinary bill. Suspensive veto क्या होता है? Basically returning the bill for parliamentary reconsideration. तो president वापस refer कर सकता है
फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द बिल टू द पार्लियामेंट, और एक बार अगर वो वापस जो है बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट विथ होल्ड नहीं कर सकता है. बट दैट डज नॉट इम्प्लाई दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट टू बिल्स. Okay, so you can note it down that president may refer a bill for reconsideration of parliament, and after reconsideration president cannot withhold his assent to bill, but it does not imply that president is bound to give assent to bills. Okay, so तीन तरह के bills बताए: ordinary, money bill and constitutional amendment bill. Okay, and also three types of president power, that is pocket veto, no time limit, absolute veto, withholding his assent, and the suspensive veto. So there were two things in the last slide, that is the private member bill and government bill, that you can read by your own and note it down. Then a few more things to know for all of you, like अभी तक कितने amendments हो चुके हैं in our country. So there have been till now 106 constitutional amendment acts. Okay, लेकिन बिल कितने पास हुए थे? दिस इज़ अ असाइनमेंट. ओके, सो यू नीड टू नो अबाउट इट कि अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है पेश कर दिए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर. और मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि वो बिल पास होकर के जो एक्ट्स बने हैं. सो फर्स्टली अ बिल इज़ बिन प्रेजेंटेड इन द हाउस कि हमें ये चाहिए, हमें ये मेक चेंजेस करने हैं. जस्ट लाइक द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इट वॉज अ बिल अबाउट वुमेन्स रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एंड ड्यूटीज़. लेकिन उसको जब पास किया गया हाउस के द्वारा, और उस पर जब असेंट मिला प्रेसिडेंट का, देन इट बिकेम एन एक्ट. सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड एन एक्ट. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रेसिडेंट के जो पास होती है कुछ पावर्स होती है, जस्ट लाइक पहली चीज़ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट हैव हिज ओन डिस्क्रिशन कि वो अपने आप किसी चीज़ पर एक्ट या डिसीजन दे सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड थिंग इज प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है दैट ही कैन समन और प्रोरोग both houses, or he can dissolve Lok Sabha. Now difference between summon and prorogue and dissolution, go yourself, read it out in M Lakshmikant or on Google. और आप उसको देखो. M Lakshmikant में आपको पार्लियामेंट चैप्टर में मिल जाएगा. सो व्हाट इज समनिंग, व्हाट इज प्रोरोगिंग अ सेशन और हाउस, एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन. सो डिसोल्यूशन का मैं आपको आगे बता दूंगा, बट it is about that he does control the sessions of the parliament. Also Rajya Sabha जो होती है, it is a permanent body, and in which 1/3 of members retire every 2 years. Basically ये 6 साल के लिए होती है. The term of Rajya Sabha is 6 years. इसके लिए you can consider Article 83. Okay, so as per Article 83, duration of Houses of Parliament है, in which it is written that Council of States shall not be subject to dissolution. तो Council of States जो है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है. Only 1/3 of members retire every second year, while the House of People unless sooner dissolve, हर 5 साल में जो है ये डिसॉल्व होती है. ओके, एंड प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम उनका जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाता है. किसका? हाउस ऑफ पीपल का, दैट इज लोकसभा का जो ड्यूरेशन है प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम आप चेंज कर सकते हैं. दैट वी विल रीड सेपरेटली ड्यूरिंग द इमरजेंसी पार्ट. सो दैट इज़ व्हाट राज्यसभा के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कभी ये डिसॉल्व नहीं होती, जबकि लोकसभा डिसॉल्व होती है हर 5 साल में. 1/3 ऑफ मेंबर्स राज्यसभा के हर 2 साल में रिटायर होते हैं. राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 साल का टर्म होता है. And what I told you earlier, that we should be knowing about summoning, prorogue, dissolved and adjournment. इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो लोकसभा एंड राज्यसभा को समन कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा को, लेकिन डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा को कर सकते हैं, नॉट राज्यसभा. एंड एडजर्नमेंट भी दोनों लोकसभा और राज्यसभा को कर सकते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रेसिडेंट का जो है क्या पास कर सकते हैं, अबाउट हिज कंसेंट
and other small things of the parliament. So see, money bill जो होता है, okay, again I am saying you can note down what I am saying. Also, you can note down what is written on the slide, okay, on in the notes. So दोनों चीज़ें अलग भी हो सकती है थोड़ा. I could make you understand a different things also. So it is more like of an understandable thing. मैं फिर कह रहा हूँ, I am not just reading out what it is written. It is a kind of reference कि हाँ, this is what I am discussing related to it. You can note it down as well as what I am saying. आप उसे भी note down कर सकते हैं. Now, मनी बिल जो होता है या कुछ स्पेसिफिक बिल जो होते हैं उनको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रेसिडेंट का फॉर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट. ओके, सो मनी बिल we will talk about article 110. so it require prior recommendation of president का prior recommendation चाहिए होता है before introducing in the parliament. Also president के पास क्या पावर होती है that he can nominate not more than 2 Anglo Indian member in Lok Sabha, but as we all know now it is not applicable. Also राज्यसभा में प्रेसिडेंट हमने अभी पढ़ा था, जस्ट याद करिए कौन सा आर्टिकल नंबर था. इट वाज आर्टिकल नंबर 80 फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो कॉम्पोजिशन है उसके लिए कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है. किस फील्ड से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस से. ओके, देन स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट हर सेशन के स्टार्टिंग में जो है स्पेशल एड्रेस देता है. ही gives special address at the commencement of first session of every year and the first session of newly constituted Lok Sabha. So these are two things कि पहली चीज़ तो हर साल के पहले सेशन में प्रेसिडेंट एड्रेस करता है और जब भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है उसके पहले सेशन में भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है. तो दिस हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 87. Also president has the ordinance making power. So this is we are discussing about president and parliament in the mix. So last जो हमने किया था that was about types of bill and how what president has the power. We are discussing a bit about Lok Sabha and Rajya Sabha and also about president का क्या role है उसके अंदर. That president can prorogue, summon, dissolve and adjourn the parliament sessions. Bills में president का क्या role रहता है. Okay, that which bill require prior recommendation of president. So it is a money bill. President nominate करता है 12 members in राज्य सभा, special address देता है, he has an ordinance making power. It is a very important article, that is article number 123, which we will read later on. Also, to resolve a deadlock between two houses on a bill, president can summon a joint session as per article 108. जॉइंट सेशन को समन करता है प्रेसिडेंट, बट उस पर जो प्रिसाइड करता है दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. ओके, एंड ऑल्सो जॉइंट सेशन जो होता है वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ही समन हो सकता है. इट कैन नॉट, इट इज़ नॉट इम्प्लाइड इन द केस ऑफ मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. नाउ व्हाई डज दिस हैपन, वी विल डिस्कस इट फर्दर जब हम मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को डिटेल में पढ़ेंगे. But for now, we can know that joint session implies only in ordinary bill case. Joint session does not imply on money or constitutional amendment bills. Okay. So now जब भी हम बात कर रहे थे money bills की और no other specific bills की, so now we should have an idea about what are the subject matter of bills. के bills क्या है, कितने तरह के और क्या क्या है. So पहली चीज़ मैंने बोला bills ordinary भी हो सकते हैं, financial भी हो सकते हैं. सो कोई भी फिनेंशियल बिल जो होता है विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110, ओके, दैट इज़ अ मनी बिल. ओके, सो वो मनी बिल होता है, उसको सर्टिफाइड कौन करता है? इट इज़ बिन सर्टिफाइड बाय द स्पीकर, और स्पीकर का उसमें लास्ट टेक होता है. दैट इज़ स्पीकर का जो जजमेंट होता है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. सो कोई भी बिल, कोई भी फिनेंशियल बिल मनी बिल होगा एज पर आर्टिकल 110 इज बीन सर्टिफाइड बाय स्पीकर एज अ मनी बिल विच कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. फिनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, मनी एंड नॉन मनी. ओके, सो इतना हमें समझ में आया कि ऑर्डिनरी बिल होता है, देन फिनेंशियल बिल होता है. फिनेंशियल बिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, उसको सर्टिफाइड करता है स्पीकर, विच कैन नॉट बी चैलेंज इन टू एनी कोर्ट बिकॉज हिज डिसीजन इज टेंड्स टू बी द फाइनल वन. ओके,
द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल. सो नाउ फाइनेंशियल बिल जो होते हैं दोज आर ऑफ फाइनेंशियल आर मनी बिल एंड नॉन मनी बिल. तो जब नॉन मनी बिल जो होता है, ओके, दैट इज आर टू टाइप्स, फाइनेंशियल बिल ए and financial bill B. So financial bill are of two types, money and non-money. Okay, and non-money में होता है financial bill A and financial bill B. Financial bill A जो होता है that is similar to a money bill. Okay, but it is not a money bill. How? That firstly it is introduced only in Lok Sabha. Okay, and then second, it requires a prior permission for president before intro. So how financial bill A is similar to money bill, but it is not a money bill. Okay, तो जो financial bill A जो होता है, it is introduced only in the Lok Sabha. Okay, and secondly, it requires prior permission from the president before introduction, which is what a money bill has it. जो एक money bill होता है, okay, उसका requirement होता है. दैट इज़ मनी बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में. ओके, एंड मनी बिल रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. देन द सेकेंड इज द फाइनेंशियल बिल बी. ओके, now it is similar to ordinary bill, but it is not a ordinary bill. Why? Because it requires prior recommendation of president before discussion. Okay, so that is how what we should know about the difference between financial bill A, which is similar to money bill, but it is not money bill because ये हाउस ऑफ पीपल जो कि लोकसभा है उसी में इंट्रोड्यूस हो सकता है, एंड इट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन. Secondly, financial bill B similar to ordinary bill, but it is not an ordinary bill. Why? Because it requires prior recommendation of president before discussion. So that is all for today. Okay, आज हम इतना ही करेंगे. Go through it again, revise your topics, make your own notes, whatever I am speaking during the slides also. Go through Bare Act, that is the PM Bakshi Constitution of India, उसको go through करिए. कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको लगे, you can write it down in the comment section. Okay, specifically कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, you can refer M लक्ष्मीकांत उस चीज़ को समझने के लिए. Okay, and I hope you would have liked this session because it was, I would be honest कि मेरा डायरेक्ट फोकस यही है that जो भी टाइम हो उसमें हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करें, हम सिर्फ पढ़ाई करें, and we are focused whatever we are studying, and we don't get divert to anything else. So that is why I am taking small sessions of 30 to 60 minutes के बीच के ही अब ये सेशन. मे बी इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट हाउ इट उसकी लेंथ चेंज होती है, बट फॉर नाउ इट इज़ मोर फोकस्ड कि हमें क्या पढ़ना है और हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं. कुछ भी इश्यूज होते हैं, कुछ भी डाउट्स होते हैं, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट बॉक्स, वॉट एवर यू फील यू नीड टू आस्क. ओके, सो अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, go through the last 10 years UPSC PYQs, both prelims and mains. उन क्वेश्चंस को एनालाइज किए. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे इट्सेल्फ इफ़ यू आर नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, बिकॉज आप धीरे धीरे देखेंगे यू आर इम्प्रूविंग, योर नॉलेज इज इम्प्रूविंग, एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार में कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी. यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, एंड यू कैन नॉट जम्प डायरेक्टली टू द फर्स्ट पोजिशन बिफोर क्लाइंबिंग द लैडर. So thank you again for listening with so much patience. Have the discipline, regularly attend the classes, and all the best to all of you. Okay, and take care and just focus on your studies. Okay, if you like the video, if you find it useful, like the video, subscribe the channel. Thank you and all the best to all of you.